आपका सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट देखकर क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के लिए मेरे रिपोर्ट में क्या कमी है? आखिर मैं पिता क्यों नहीं बन सकता? मेरी वाइफ को नेचुरली प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी मनोज है। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम सीमेन एनालिसिस सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे। लास्ट वीक मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के लिए स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि उनके रिपोर्ट्स में क्या स्पर्म काउंट आया है। जैसे किसी ने लिखा था कि स्पर्म काउंट 1.8 मिलियन है, क्या इससे नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकती है? किसी ने लिखा था कि उनका स्पर्म काउंट 40 मिलियन पर ml है, मोटिलिटी 10 है, क्या ये नॉर्मल है? एक कमेंट और आया था जिसमें कहा गया था कि उनका स्पर्म काउंट 70 मिलियन पर ml है बट नो कंसीव। तो चलिए इस विषय पर डिटेल में बात करते हैं। जैसे नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के लिए स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, ये बात हम इस वीडियो में देख चुके हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो कई बार ये देखने को मिलता है कि पेशेंट का स्पर्म काउंट तो काफ़ी अच्छा होता है, जैसे 40, 50, 60, 70, 80 मिलियन तक उनका स्पर्म काउंट होता है, लेकिन नेचुरली प्रेगनेंसी उनकी वाइफ को कंसीव नहीं हो रही होती है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में पता चलता है कि उनकी एक्चुअल गड़बड़ तो मोटिलिटी में है, स्पर्म मोटिलिटी में होती है। आज हम बात करेंगे स्पर्म मोटिलिटी क्या होती है, उसके ग्रेडिंग क्या होते हैं, उसके बेसिक्स क्या है, उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। स्पर्म मोटिलिटी इस शब्द का अगर कोई अर्थ नहीं समझता तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है स्पर्म्स का भागने का स्पीड कितना है, वो कितने स्पीड से भाग पाते हैं स्पर्म्स, इसको बोला जाता है स्पर्म मोटिलिटी। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में जैसे अलग अलग आईवीएफ लैब्स में, अलग अलग सेंटर्स में थोड़ा सा वेरिएशन रिपोर्ट्स के प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है। जैसे कई रिपोर्ट्स में ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी, इस तरीके के नॉमेनक्लेचर आपको देखने को मिलेंगे। कई रिपोर्ट्स में नाम लिखे हुए होते हैं, रैपिड प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, इमोटाइल, इस तरीके से। कई बार टोटल प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, इस तरीके से भी आपको रिपोर्ट में वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इन सारे शब्दों का मतलब आज हम समझने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ग्रेडिंग से। जैसे ग्रेड ए स्पर्म मोटिलिटी मतलब रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, जैसे उसके नाम में ही आपको पता चल रहा है, जिसका स्पीड काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, जिन स्पर्म्स का भागने का जो प्रोग्रेशन होता है या फिर स्पीड होता है वो लीनियर प्रोग्रेशन होता है। लीनियर मतलब एक लाइन में भागना, जैसे उन्होंने एक लाइन पकड़ी और वो उसी रास्ते से सीधे सीधे भागते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे, उस स्पर्म मोटिलिटी को बोला जाता है रैपिड प्रोग्रेसिव या फिर ग्रेड ए मोटिलिटी। अब बात करते हैं ग्रेड बी यानी स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। जी हाँ, अगर मैं इन स्पर्म्स के प्रोग्रेशन की बात करूं तो इनका प्रोग्रेशन या फिर इनका स्पीड जो होता है वो लीनियर नहीं होता है। जी हाँ, इनका प्रोग्रेशन थोड़ा सा वेवी होता है, जैसे वो वेवी करते हुए जाएंगे या फिर जिगजैग मूवमेंट में जाएंगे। तो इस वजह से जहाँ तक उनको पहुँचना होता है वहाँ तक वो थोड़ी देर से पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचते ज़रूर है। इसीलिए इन स्पर्म्स की मोटिलिटी को स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी या फिर ग्रेड बी मोटिलिटी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रेड सी यानी नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी के बारे में। जी हाँ, इन स्पर्म्स का मोटिलिटी प्रोग्रेशन में नहीं होता है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ते हैं, जैसे नाम में ही है नॉन प्रोग्रेसिव। इन स्पर्म्स की मोटिलिटी की अगर मैं बात करूं एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जब हम इन स्पर्म्स को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो इनका मूवमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जर्की मूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब स्पर्म का जो टेल होता है उनको सिर्फ जर्क आता है और वो मूव करते हैं, लेकिन वो स्पर्म्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उनका एरिया बोलूँ मैं या फिर टेरिटरी बोल सकते हैं हम कि उसी एरिया में वो गोल गोल घूमते रहते हैं या उसी एरिया में उनका चक्कर लगता रहता है, वो रास्ता तय नहीं करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए इन स्पर्म्स को नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी कहा जाता है, ग्रेड सी मोटिलिटी भी कहा जाता है। चौथा प्रकार आता है ग्रेड डी यानी इमोटाइल स्पर्म्स। इमोटाइल जैसे नाम में ही कहा गया है, उनमें कोई मोटिलिटी नहीं होती है। इन्हें आप सीधे सीधे भाषा में डेड स्पर्म्स भी कहा जा सकता है। इनकी मोटिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे स्पर्म्स की मोटिलिटी और नेचुरल प्रेगनेंसी, इनका कोरिलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी ध्यान से समझिए कि अगर नेचुरली प्रेगनेंसी रहने का हम पूरा प्रोसेस समझे तो उसमें जैसे हस्बैंड और वाइफ इनका रिलेशन आएगा, तो हस्बैंड अपने स्पर्म्स को फीमेल के वाइफ के वजाइना में यानी योनि मार्ग में डिपॉजिट करता है।
इन स्पर्म्स को वहाँ से योनि मार्ग के बाद गर्भाशय मुंह, उसके बाद गर्भाशय कैविटी, उसके बाद फालोपियन ट्यूब्स तक, एम्पुला पार्ट तक उनको जाना होता है, जहाँ पे स्त्री बीज यानी ओवम उनका इंतज़ार करता है। वहाँ पे जाके इन स्पर्म्स को, उस ओवम को फर्टिलाइज करना होता है और तब जाके हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ और आगे चल के प्रेगनेंसी रहेगी। तो अब सीधी सीधी समझने वाली बात यह है कि जिनके सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट में रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी यानी ग्रेड ए मोटिलिटी अच्छी होती है, उनकी केस में नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर इस बात को समझने के लिए कुछ रिपोर्ट्स को अगर हम कंपेयर करके देखें कि चलो मान के चलते हैं कि पेशेंट ए और पेशेंट बी है, इनके दोनों का स्पर्म काउंट 50 मिलियन पर एमएल 50 मिलियन पर एमएल है दोनों में, ठीक है। पेशेंट ए का मोटिलिटी अगर 50% है और पेशेंट बी का मोटिलिटी 20% है, तो ऑब्वियसली पेशेंट ए के नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए एक और कंपैरिजन देखते हैं, पेशेंट ए और पेशेंट बी। अभी दोनों में काउंट अलग अलग है। जैसे पहले का काउंट 50 मिलियन पर एमएल है, दूसरे का काउंट मान के चलिए 30 मिलियन पर एमएल है, उनका काउंट कम है। लेकिन अगर मैं मोटिलिटी की बात करूं तो पहले जो पेशेंट है, पेशेंट ए, उनका मोटिलिटी 30% ही है, लेकिन पेशेंट बी का मोटिलिटी, जिनका काउंट कम है लेकिन उनका मोटिलिटी 70% है, तो ऑब्वियसली इस केस में पेशेंट बी का प्रेगनेंसी नेचुरली रहने का चांस ज़्यादा होता है। समझने का मतलब ये है कि सिर्फ स्पर्म काउंट एक यही क्राइटेरिया यहाँ पे मायने नहीं रखता है, स्पर्म का मोटिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसमें भी ग्रेड ए और ग्रेड बी यानी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी स्पर्म्स की अच्छी होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम देखते हैं कि WHO का क्राइटेरिया क्या है। WHO 2010 और 2021 में एक नया क्राइटेरिया आया है। मैं आपके साथ दोनों के क्राइटेरिया शेयर करूंगी आज। WHO के अनुसार टोटल मोटिलिटी और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, इस तरीके के दो क्राइटेरिया उन्होंने कहे हैं। टोटल मोटिलिटी मतलब क्या होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, यानी कि रैपिड प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव, तीनों मिल के जो मोटिलिटी बोली जाती है तो उसे बोला जाता है टोटल मोटिलिटी। और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी मतलब ग्रेड ए और ग्रेड बी यानी कि रैपिड प्रोग्रेसिव और स्लो प्रोग्रेसिव, इनको मिलकर जो मोटिलिटी बोली जाती है उसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो 2010 में टोटल मोटिलिटी कही गई थी 40% और 2021 में उन्होंने कहा कि टोटल मोटिलिटी होनी चाहिए 42%। उसी के साथ साथ अगर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी के मैं बात करूं तो 2010 में कहा गया था कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एटलीस्ट 32% होनी चाहिए और 2021 में कहा गया कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एटलीस्ट 30% होनी चाहिए। इन वैल्यूज़ को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ कहा था कि ये वैल्यूज़ एक्चुअली नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं कह सकते, इन वैल्यूज़ को रेफरेंस वैल्यूज़ कहा जाता है। इससे कम अगर आपकी रिपोर्ट में मोटिलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पिता नहीं बन सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके साथ कहने जा रही हूँ। जी हाँ, अगर आपके रिपोर्ट में, सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट में मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम दिखाई दे रही है लेकिन काउंट अच्छा है, तो आपके केस में IUI जैसा टेक्निक, ART टेक्निक आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स दे सकता है। क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम है तो IUI प्रोसीजर में जो सीमेन वॉश किया जाता है उस मेथड से आपकी स्पर्म की मोटिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है, इम्प्रूव की जा सकती है। क्योंकि IUI प्रोसीजर के लिए जो सीमेन वॉश मेथड यूज़ किया जाता है उसमें ग्रेड C और ग्रेड D यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होने वाले स्पर्म और इमोटाइल स्पर्म्स, इन दोनों को पूरी तरीके से हटाया जाता है। बचे जो ग्रेड ए और ग्रेड बी स्पर्म होते हैं यानी कि रैपिड प्रोग्रेसिव और स्लो प्रोग्रेसिव, इन दोनों को जो मीडिया यूज़ किया जाता है वॉश के लिए, उस मीडिया की वजह से इन दोनों प्रकार के स्पर्म्स को काफ़ी बूस्ट मिलता है और दोनों की मोटिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही साथ जब आप IUI प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, इन वॉश किए हुए, इम्प्रूव किए हुए सैंपल को IUI कैथेटर में भर के उनको डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी में छोड़ा जाता है। मतलब उनको आधा रास्ता भी हम तय करवा देते हैं, जैसे कि जो योनि मार्ग का रास्ता है या फिर गर्भाशय मुंह का रास्ता है, यूट्राइन कैविटी का रास्ता है, वो रास्ता पूरा हम तय करवा देते हैं और उनको डायरेक्टली फैलोपियन यूट्राइन कैविटी के अपर पार्ट में, ऑलमोस्ट यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब्स के एंट्री पार्ट में उनको छोड़ दिया जाता है। उस वजह से क्या होता है, उनका आधा रास्ता भी कम हो गया, उनका प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी बढ़ गया, तो चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं कि वो फैलोपियन ट्यूब्स का रास्ता पार करके एक्चुअली ओवम जहाँ पे है उनके पास जल्दी पहुँचे और उनको जल्दी फर्टिलाइज नेचुरल तरीके से करेंगे और आपको आगे प्रेगनेंसी का पूरा चांस ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो इसीलिए अगर आपके केस में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली IUI के बारे में एक बार ज़रूर सोच सकते हैं। इस वीडियो का मोरल ही यही है कि अगर आपके केस में स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, अगर आपके केस में स्पर्म मोटिलिटी कम है, ठीक है, ऐसे केसेस में आप सीमेन सैंपल वॉश का ऑप्शन चूज़ करके IUI जैसा टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपना माता पिता बनने का सपना ज़रूर पूरा कर सकते हैं। अपने सैंपल को बेहतर आप बना सकते हैं। जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ अभी आती है, ART टेक्निक्स जिसे बोला जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसका एक पार्ट IUI कहा जा सकता है, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में कुछ ऐसा रिपोर्ट आया है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप जिसको समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ में मैं आपको उसके जवाब दे सकती हूँ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव्स और प्रैक्टिकल वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और वहीं पे ऑल नोटिफिकेशंस पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं मेरा नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगी उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।